लखनऊ की एक कह सकते हैं घनी आबादी वाली गली। जी। दोपहर का वक्त, सोचिए, वही रोज का माहौल, शोरगुल। लेकिन तभी अचानक चीख पुकार मच जाती है। हाँ। और देखते ही देखते ना दो पड़ोसियों में भयानक झगड़ा शुरू हो जाता है। एक तरफ है रमेश, जिसे सब उसके गर्म मिजाज के लिए जानते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी राजू। बात बहुत मामूली सी थी पर बढ़ गई, हाथापाई हुई और उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ, ये अक्सर होता है कि छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाती है। बिल्कुल। आज हम जिस विश्लेषण में उतर रहे हैं उसके लिए हमने एक स्रोत इस्तेमाल किया है, रमेश का कानूनी हिसाब, भारतीय कानून में एक केस स्टडी। जी। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये मामूली कहा सुनी ना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की इतनी गंभीर धाराओं वाला केस बन गई। रमेश पर क्या आरोप लगे, कानूनी कार्रवाई कैसे चली और खास तौर पर न्याय में बाधा डालने की कोशिशें कैसे हुई। हाँ, ये बाधा डालने वाला पहलू इसे और जटिल बना देता है। सही कहा। तो किरदार कौन है? रमेश है अभियुक्त, राजू पीड़ित और शांति राजू की पत्नी। जी, जो बीच बचाव में आई थी। हाँ, समझना ये है कि कैसे एक पल का गुस्सा जिंदगियों को कानूनी दाव पेच में फंसा देता है। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। ये सिर्फ पड़ोसियों की लड़ाई तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से शायद वैसा ही लगे, आम झगड़ा, लेकिन जैसे ही हम कानूनी नजर से देखते हैं मामला काफी पेचीदा, बहुस्तरीय नजर आता है। ये केस दिखाता है कि एक ही घटना पर आईपीसी की कई धाराएं कैसे लग सकती हैं। और फिर जैसा आपने कहा, घटना के बाद का बर्ताव, सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करना, इसने मामले को और उलझा दिया। ये सिर्फ हिंसा नहीं रही, ये न्याय व्यवस्था पर ही एक तरह का सवाल बन गया। तो शुरुआत करते हो उस पल से जब रमेश का गुस्सा एकदम बेकाबू हो गया। सूत्र बताते हैं कि बात सिर्फ जबानी नहीं रही, रमेश ने चाकू निकाला और राजू पर हमला कर दिया। हाँ, यहीं से मामला गंभीर हो गया। चाकू, ये तो सीधे सीधे जानलेवा हमला हुआ ना? बिल्कुल। जैसे ही हथियार, खासकर चाकू जैसी नुकीली चीज इस्तेमाल होती है, झगड़े की कानूनी शक्ल बदल जाती है। ये साधारण मारपीट नहीं रहती। अच्छा। यहाँ आईपीसी की धारा 307 लगती है, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। अच्छा। मतलब हमला करने वाले का इरादा और उसका काम ऐसा था कि जान जा सकती थी। भले ही जान बची हो। हाँ, भले ही राजू की जान बच गई, फिर भी ये धारा लगेगी, क्योंकि इरादा और हमले की प्रकृति दिखी जाती है। और धारा 307 बहुत गंभीर है, सजा 10 साल तक या उम्र कैद भी हो सकती है। चोट गंभीर हो तो और भी ज्यादा। और बात यहीं रुकी नहीं। सूत्र बताते हैं कि जब राजू की पत्नी शांति अपने पति को बचाने आई, तो रमेश ने उन्हें भी धमकाया, गालियां दी, जान से मारने की धमकी। देखिए, ये एक और अपराध जुड़ गया। किसी को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना, ये आईपीसी की धारा 506 के तहत आता है। आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अच्छा, इसके लिए अलग धारा है? जी हाँ। और अगर धमकी जान से मारने की हो तो ये ज्यादा संगीन मानी जाती है। 7 साल तक की सजा हो सकती है इसमें, और जुर्माना भी। तो अब रमेश पर 307 के साथ 506 भी लग गई। एक ही घटना के अलग अलग पहलू, अलग अलग अपराध। दस्तावेज में एक और चीज का जिक्र है। ऐसा लगता है कि रमेश सिर्फ बाहर खड़ा नहीं था, वो राजू के घर के आंगन या अहाते में घुस आया था। हाँ, ये भी एक बिंदु है। और शायद वो तैयारी के साथ आया था हमला करने की। इसका क्या मतलब हुआ कानूनी तौर पर? घर में घुसना भी अलग अपराध है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके लिए अलग धारा है। आईपीसी की धारा 452। ये तब लगती है जब कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसता है, जिसे गृह अतिचार या हाउस ट्रेसपास कहते हैं। अच्छा। और वो भी इस तैयारी के साथ कि वो वहां किसी को चोट पहुंचाएगा, हमला करेगा या गलत तरीके से रोकेगा। मतलब हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तैयारी मतलब सोच समझकर। हाँ, तैयारी शब्द यहाँ खास है। ये सिर्फ अचानक गुस्से में घुस जाना नहीं, बल्कि सोच समझकर, शायद हथियार लेकर या हमले के पक्के इरादे से घुसना। इसके लिए भी 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो देखिए लिस्ट कैसे लंबी हो रही है। 307, 506 और अब 452। बाप रे, एक झगड़े से 3 इतने गंभीर मामले। इसके बाद तो यकीनन पुलिस आई होगी, फिर कोर्ट, अदालत में क्या हुआ? मामला सीधा साधा चला? मामला अदालत पहुंचा, बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस रखा, गवाह बुलाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसा आपने पूछा, मामला सीधा नहीं रहा। यही कहानी में एक और
बड़ा मोड़ आया। क्या हुआ? जब बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों से जिरह की, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, तब कुछ ऐसी बातें पता चली जिनकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, जिरह में क्या निकला? गवाह पलट गए? पलटने से भी ज्यादा, मतलब गंभीर बात। जिरह में यह सामने आया कि कुछ गवाहों को पैसे देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया गया था। क्या? पैसे देकर? हाँ, उन्होंने वो नहीं बताया जो सच था या जो उन्होंने देखा था, बल्कि वो बयान दिया जो उन्हें देने को कहा गया था, जिसके लिए शायद पैसे मिले थे। ये तो न्याय की प्रक्रिया पर सीधा हमला है, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश। अदालत में झूठ बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इंसाफ करने वालों को ही धोखा देने की कोशिश, इसका अंजाम तो बहुत सख्त होना चाहिए ना? बिल्कुल सख्त होना चाहिए, और कानून में है भी। जानबूझकर कोर्ट में झूठा बयान देना या झूठा सबूत पेश करना, ये अपने आप में गंभीर अपराध है। इसके लिए आईपीसी में खास धाराएं हैं। धारा 191 है झूठा सबूत देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस। यही सच बोलने की शपथ लेके झूठ बोलना। हाँ, या ऐसी कोई बात कहना जिसे आप जानते हैं कि वो झूठी है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है धारा 193 में। झूठी गवाही के लिए सजा, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अगर ये झूठी गवाही कोर्ट की कार्रवाई में दी जाती है तो सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और सूत्र तो ये भी इशारा करते हैं कि शायद एक गवाह ने मान भी लिया कि उसे रमेश ने ही झूठ बोलने को कहा था या मजबूर किया था। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो ये तो रमेश को सीधे सीधे जोड़ता है इस जालसाजी से। ये उसे और मुश्किल में डाल देता है। अच्छा, किसी को झूठी गवाही देने के लिए उकसाना या मजबूर करना भी धारा 193 के तहत ही दंडनीय है। इसे झूठी गवाही गढ़ना या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस भी कहते हैं। तो अब रमेश पर सिर्फ शुरुआती हिंसा के आरोप नहीं रहे, बल्कि न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने और कोर्ट को धोखा देने के आरोप भी लग गए, और साबित होने की कगार पर। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ रमेश और राजू का नहीं रहा, ये रमेश बनाम न्याय व्यवस्था का बन गया। मुझे याद आ रहा है, दस्तावेज में शायद धारा 203 आईपीसी का भी जिक्र था। वो भी कुछ ऐसा ही है ना, गुमराह करने से जुड़ा। क्या वो भी लगी इस केस में? हाँ, सूत्र में धारा 203 का जिक्र है। ये धारा तब लगती है जब कोई ये जानते हुए कि अपराध हुआ है उसके बारे में जानबूझकर झूठी जानकारी देता है ताकि असली अपराधी बच जाए। अच्छा, इसकी सजा 2 साल तक हो सकती है। ये अक्सर पुलिस जांच के दौरान गलत जानकारी देने पर लगती है। हालांकि जो अंतिम फैसला बताया गया है सूत्र में, उसमें सजा मुख्य रूप से धारा 191 और 193 के तहत दी गई है, जो सीधे कोर्ट में झूठ बोलने से जुड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, जो सीधे अदालत में झूठे सबूत और गवाही से संबंधित हैं। शायद जांच के दौरान भी गुमराह करने की कोशिश हुई हो, पर अदालत ने कार्यवाही के दौरान दिए गए झूठे सबूतों को ज्यादा गंभीर माना होगा। धारा 191 और 193 का अपराध जब कोर्ट के सामने होता है तो उसे न्याय के दिल पर चोट की तरह देखा जाता है। ये भी एक दिलचस्प बात थी कि प्रोसिक्यूशन ने ये दलील दी कि रमेश के कामों से सिर्फ राजू और शांति ही नहीं, पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बना। क्या ऐसी दलीलों का वजन होता है? समाज पर असर को भी देखा जाता है। हाँ, प्रोसिक्यूशन अक्सर अपराध के व्यापक सामाजिक असर को अदालत के सामने रखता है, ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं, समाज की शांति का सवाल है। अच्छा, दस्तावेज में धारा 151 का जिक्र है, जो तकनीकी रूप से तो गैर कानूनी सभा से जुड़ी है, पर अभियोजन शायद इसे व्यापक अर्थ में इस्तेमाल कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि रमेश का हिंसक बर्ताव और धमकियां पूरे समुदाय के लिए खतरा थी। पर इस पर अलग से सजा नहीं हुई। नहीं, अंतिम फैसले में इस धारा के तहत सजा का जिक्र नहीं है, पर अभियोजन ने यह पहलू उठाया जरूर था ताकि अपराध की गंभीरता को और बल मिले। तो इतने सारे आरोप, गवाह, जिरह, झूठी गवाही का मामला, इन सब के बाद आखिरकार अदालत किस नतीजे पर पहुंची? फैसला क्या हुआ? अदालत ने दोनों पक्षों को सुना, सबूत देखे, गवाहों के बयान परखे, और न्यायाधीश इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रोसिक्यूशन रमेश के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में सफल रहा है। किन किन धाराओं में? अदालत ने रमेश को आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 452 हमले की तैयारी के साथ घर में घुसपैठ और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी पाया। ये तो हुए वो अपराध जो सीधे उस दिन की घटना से जुड़े थे। और वो झूठी गवाही का मामला जो कोर्ट में सामने आया, उसे भी अदालत ने माना? हाँ बिल्कुल माना, और बहुत गंभीरता से लिया। अदालत ने माना कि रमेश ने आईपीसी की धारा 191 के तहत झूठे सबूत पेश किए और धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध किया, यानी न्यायिक कार्रवाई में झूठी गवाही का इस्तेमाल किया या करवाया। अच्छा, न्यायाधीश ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि न्याय व्यवस्था सत्य पर टिकी है और उसमें किसी भी तरह की बाधा या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये फैसला एक तरह से साफ संदेश देता है कि अगर आप अपराध करके बचने के लिए न्याय प्रणाली से ही खेलेंगे
तो आप अपने लिए और बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। तो फिर सजा क्या हुई कुल मिला के? सूत्र में एक लाइन है कि अभियुक्त को कुल 12 साल का कठोर कारावास और अतिरिक्त 3 साल की सजा दी जाती है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। ये साथ साथ चलेंगी का क्या मतलब है? क्या 15 साल जेल? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। इसे कहते हैं समवर्ती सजाएं या कॉन्करेंट सेंटेंसेस। समवर्ती, कॉन्करेंट। हाँ, जब किसी को एक ही मुकदमे में एक से ज्यादा अपराधों के लिए सजा होती है तो अदालत तय करती है कि सजाएं समवर्ती चलेंगी या क्रमिक, कंसेक्यूटिव। अच्छा, 2 तरह की होती है। जी, समवर्ती यानी कंकरेंट का मतलब है कि सारी सजाएं एक ही टाइम पर शुरू होंगी और साथ साथ चलेंगी। इसका असर यह होता है कि दोषी को असल में उतनी ही जेल काटनी होती है जितनी उसकी सबसे लंबी सजा है। ओह, तो इस केस में 12 साल। हाँ, इस मामले में जैसे 12 साल और 3 साल की सजा मिली, लेकिन क्योंकि वो समवर्ती हैं तो उसे अधिकतम 12 साल ही काटने होंगे। अगर क्रमिक यानी कंसेक्यूटिव होती तो पहले 12 साल फिर 3 साल यानी कुल 15 साल काटने पड़ते। समझ गई। तो समवर्ती होने का मतलब ये नहीं कि बाकी अपराध हल्के हो गए, बस सजा काटने का तरीका अलग है। बिल्कुल सही। अदालत ये फैसला अपराधों की गंभीरता, उनके आपसी जुड़ाव, अभियुक्त के बर्ताव और न्याय के हित में देखती है। तो इस पूरे मामले से, इस विश्लेषण से हम क्या अहम बातें निकाल सकते हैं? निचोड़ क्या है? देखिए, इसके स्टडी से कई जरूरी सबक मिलते हैं। पहला ये कि गुस्से का एक पल, हिंसा का एक छोटा सा काम भी कितने भयानक कानूनी अंजाम तक पहुंचा सकता है। हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं, जिंदगी बदल सकती है। ये तो है। दूसरा, और शायद उतना ही महत्वपूर्ण, ये कि अपराध सिर्फ उस मूल घटना तक सीमित नहीं रहता। अगर उसके बाद अभियुक्त न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है, झूठे सबूत, गवाहों को डराना, धमकाना, खरीदना, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर अपराध हैं। और इनसे सजा बढ़ सकती है। हाँ, सजा बढ़ सकती है और ये अभियुक्त के चरित्र पर भी सवाल खड़े करते हैं। और ये भी साफ है कि अदालत ने इन बाद वाले अपराधों को, मतलब न्याय से छेड़छाड़ को, बहुत सीरियसली लिया। निश्चित रूप से अदालत का काम ही सच का पता लगाना और न्याय करना है। जब कोई जानबूझकर झूठ बोलकर, सबूत गढ़कर इस प्रक्रिया को ही पटरी से उतारने की कोशिश करता है, तो वो एक तरह से पूरे न्याय के सिद्धांत पर ही हमला कर रहा है। सही कहा। इसीलिए धारा 191 और 193 में दोष सिद्धि और सजा इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ, समवर्ती सजा देना अदालत का विवेक है। शायद अपराधों के एक ही लेन देन से जुड़े होने की वजह से या किसी और वजह से तय किया होगा, लेकिन ये तथ्य कि उसे इन धाराओं में भी दोषी पाया गया, ये दिखाता है कि अदालत ने हर अपराध की गंभीरता को माना है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक आम सा दिखने वाला झगड़ा इतने सारे कानूनी मोड़ ले सकता है और पूरी न्याय प्रक्रिया की परीक्षा ले सकता है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। क्या? ये मामला हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद कितनी जरूरी है, और जब कोई व्यक्ति न्याय की उस बुनियाद को ही हिलाने की कोशिश करता है तो उसके परिणाम कितने दूरगामी और गंभीर हो सकते हैं, न सिर्फ पीड़ित के लिए, न सिर्फ खुद अभियुक्त के लिए, बल्कि पूरे समाज के न्याय व्यवस्था में भरोसे के लिए भी। ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस स्टडी से उभरता है और हमें कानून के सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझने की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। रमेश का मामला सिर्फ एक केस नहीं, समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक आईना भी है। इस गहरी और परत दर परत पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।